हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम यूजीसी नेट राजनीति विज्ञान के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, कौटिल्य के सिद्धांत में राज्य के कितने अंग हैं? तो कौटिल्य के सिद्धांत में राज्य में 7 अंग उन्होंने बताए हैं। 7 अंग सिद्धांत उन्होंने दिया है। लॉक के अनुसार किन निम्न अधिकारों में से कौन सा अधिकार बाकी 2 अधिकारों को समाहित किए हुए है? तो लॉक ने संपत्ति के अधिकार के बारे में बताया है, स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया है और जीवन के अधिकार के बारे में बताया है। लेकिन इसमें जो जीवन का अधिकार है वो बाकी 2 यानी संपत्ति और स्वतंत्रता के अधिकार को अपने आप में समाहित किए हुए है। क्वेश्चन नंबर 3, सावयवी बुद्धिजीवी की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? तो सावयवी बुद्धिजीवी यानी कि ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल जो कॉन्सेप्ट है वो ग्रामसी के द्वारा दी गई, एंटोनियो ग्रामसी के द्वारा, जो उनकी पुस्तक प्रिजनर नोटबुक में मेंशन की गई है उनके द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किसने लाइफ डिवाइन पुस्तक लिखी है? तो अरविंदो घोष द्वारा ये पुस्तक लाइफ डिवाइन लिखी गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, समानता के बिना स्वतंत्रता अर्थहीन है, पूर्ण स्वतंत्रता संभव नहीं है। तो कथन है कि समानता के बिना स्वतंत्रता अर्थहीन है। सही बात है कि अगर समानता नहीं है तो जो स्वतंत्रता है वो क्या हो जाएगी? अर्थहीन होगी। फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि पूर्ण स्वतंत्रता संभव नहीं है, एब्सोल्यूट जो लिबर्टी है वो पॉसिबल नहीं है। तो दोनों तो सही है, लेकिन दोनों में किसी प्रकार का कोई रिलेशन तो नहीं बैठ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी ये सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5, व्यवहारवाद मूल्य रहित है। तो कहते हैं बिहेवियरिज्म इज वैल्यू फ्री। तो ये तो बात सही है। व्यवहारवाद अंतरप्रेरणीय है। बिहेवियरिज्म इज इंट्यूटिव। तो ये गलत हो जाएगा। व्यवहारवाद जो है मूल्य रहित है और व्यवहारवाद अंतरप्रेरणीय नहीं है, मतलब इंट्यूटिव नहीं है, एक रियल लाइफ सिचुएशन है। तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ए करेक्ट हो जाएगा और आर रॉन्ग हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7, नीचे लिखा गया है कि निम्नलिखित पुस्तकों को उसके प्रकाशन के क्रम में व्यवस्थित कीजिए नीचे दिए कूट का प्रयोग करके। मतलब आपको क्या करना है, अब ये जितनी बुक्स दिए गए हैं उनको आपको क्रोनोलॉजिकल वे में बैठाना है और ये कब लिखा गया है, उस ड्यूरेशन में, किस ड्यूरेशन में लिखा गया उस ईयर के अकॉर्डिंग आपको बैठाना है। तो पहला है दास कैपिटल। तो दास कैपिटल है वो 1867 में लिखा गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा। फिर दी लॉज है, दी लॉज जो है प्लेटो के द्वारा लिखा गया था और ये लिखा गया था 360 बीसी में। फिर है न्यू ह्यूमनिज्म अ मैनिफेस्टो। न्यू ह्यूमनिज्म मैनिफेस्टो जो है 1947 में एम एन रॉय के द्वारा लिखा गया था। फिर है डिस्कार्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। तो डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी जो है 1755 में रूसो के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो अब हमें ईयर पता चल गया, तो हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन बैठेगा। तो सबसे पहले 2, तो 2 जो है ए में ही है, 2, फिर उसके बाद 3, उसके बाद 1 और उसके बाद 4। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है 8वां, निम्नलिखित घटनाओं धारणाओं को उनके प्रकट होने के क्रम में व्यवस्थित करें। तो फिर से वही क्वेश्चन है क्रोनोलॉजी वाला। तो पहला है रक्तहीन क्रांति। तो रक्तहीन क्रांति यानी कि गोरखपुर क्रांति के बारे में बात की जा रही है, जो कि इंग्लैंड में हुआ था 1688 में। फिर है सर्वहारा क्रांति, जो कि लेनिन के द्वारा रूस में की गई थी। ये था 1917 में। फिर है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति की जो बात है वो जयप्रकाश नारायण के द्वारा की गई थी, कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात की गई थी। तो और ये 1970 की घटना है संपूर्ण क्रांति। फिर है व्यवहारवादी व्यवहारवादी क्रांति। तो व्यवहारवादी जो क्रांति है वो
मिड 20 सेंचुरी यानी कि 1950 से 1970 के बीच में उभरा था। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले हुआ रक्तहीन क्रांति यानी कि फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फोर्थ, फिर थर्ड। तो सबसे पहले कौन सा ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है कि नीचे जो है एक तरफ विचारकों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके द्वारा दिए गए विचार हैं, तो उनको मैच करना है। तो जॉन रॉल्स के द्वारा जो है ये वितरणात्मक जस्टिस यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की कॉन्सेप्ट को दिया गया था। लॉक के द्वारा यहाँ पे ही लिख देना है, जॉन रॉल्स के द्वारा नंबर सेकंड यानी वितरणात्मक न्याय के बारे में बताया गया है। लॉक के द्वारा जो है वो सिविल सोसाइटी यानी कि नागरिक जन समाज के बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद ग्रामसी ने जो है हेजेमनी यानी कि प्रभुसत्ता के बारे में बताया है, प्रभुत्व के बारे में बताया है, हेजेमनी के बारे में। फिर बोंदा जो है वो सॉवरेनिटी यानी कि संप्रभुता के बारे में बताते हैं। तो इसका हो जाएगा 3। तो ए का सेकंड, बी का 4, ए का सेकंड, बी का 4 और सी का 1 और डी का 3। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10, एक तरफ जो है लेखकों का लिस्ट है, दूसरी तरफ उनकी पुस्तक का लिस्ट है, उसको मैच कराना है। तो पहला है गांधी। तो गांधी जी ने जो है इंडिया ऑफ माय ड्रीम नामक पुस्तक लिखी है। फिर है अरविंदो घोष। तो अरविंदो घोष के द्वारा जो है द ह्यूमन साइकिल नामक पुस्तक लिखी गई है। प्लेटो ने द स्टेट्समैन नामक पुस्तक लिखी है। फिर है हीगल ने फिलॉसफी ऑफ राइट नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है नेहरू जी के द्वारा लिखी गई है। तो अगर हम मैच करें तो ए का क्या हो जाएगा 3 और बी का हो जाएगा 5, ए का 3, बी का 5 और सी का 2। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से सरकार के तुलनात्मक अध्ययन का प्रेरणा किसे माना जाता है। तो फादर ऑफ कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स जो है एरिस्टोटल को माना जाता है। इन्होंने लगभग 158 जो है संविधान का कॉम्परेटिव तुलनात्मक अध्ययन भी किया था। फिर है क्वेश्चन नंबर 12 कि तुलनात्मक राजनीति एक स्वायत्त विषय के रूप में कब उत्पन्न हुआ। तो तुलनात्मक राजनीति एक स्वायत्त विषय के रूप में जो है 20वीं सदी के 5वें दशक में उत्पन्न हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से संघीय सरकार की मूल विशेषता कौन सी है। तो संघीय सरकार की जो मूल विशेषता होती है यानी कि फेडरल गवर्नमेंट की जो सबसे महत्वपूर्ण फीचर है वो ये है कि केंद्र और इकाइयों के बीच उनकी शक्तियों का क्या होता है, स्पष्ट विभाजन होता है। क्वेश्चन नंबर 14, राजनीतिक संचार से जुड़ी अवधारणा कौन सी है। तो राजनीतिक संचार से जुड़ी अवधारणा जो है वो द्वार रक्षक की है, गेट कीपिंग। ठीक है, फिर है सत्ता की आवश्यक विशेषता है। तो सत्ता की जो आवश्यक विशेषता है वो है उसकी वैधानिकता यानी कि लेजिटिमेसी। अगर लेजिटिमेट है तब तो वो सत्ता कहते हैं इन्फोर्सेबल होगी, अगर नहीं है तो नहीं होगी। आगे क्वेश्चन नंबर 16, कथन दिया गया है अधिकतर विकासशील देशों में प्रजातंत्र सफल नहीं हुआ। कारण दिया गया विकासशील देशों में सहभागी राजनीतिक संस्कृति की कमी है। तो पहला तो ये कि हाँ ये बात सही है कि अधिकतर जो विकासशील देशों में प्रजातंत्र सफल नहीं हुआ। कारण क्या दिया गया इसका, विकासशील देशों में सहभागी राजनीतिक संस्कृति की कमी है। तो ये जो स्टेटमेंट है विकासशील देशों में सहभागी जो पार्टिसिपेटरी पॉलिटिकल कल्चर है उसकी कमी है, ये बात भी सही है और ये उसका सही तरीके से व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पे वो सही हो जाएगा। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे चलेंगे।
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा सा पेचीदा है तो उसको हम छोड़ देते हैं। फिर है 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि निम्नलिखित विचारों अवधारणाओं को उनके प्रकट होने के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो पहला जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है प्रतिसंभरण चाप, विधि का शासन, कानून की उचित प्रक्रिया, प्रजातांत्रिक केंद्रीकरण। तो एक एक करते हुए समझते हैं। तो जो विधि का शासन है यानी कि रूल ऑफ लॉ, ये बहुत ही पुराना है, यानी एंशियंट ग्रीक के टाइम का है। ये लगभग 1912 में जो है 1215 में मैग्ना कार्टा, इंग्लैंड में जब मैग्ना कार्टा आया था तभी से ये विधि का शासन आया था, कॉन्सेप्ट आया था। फिर है प्रजातांत्रिक केंद्रीयवाद। तो प्रजातांत्रिक केंद्रीयवाद जो है वो डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन जो है ये लेनिन के द्वारा इन 1907 के करीब में लाया गया था। तो लगभग मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 1907 के करीब में लाया गया था। फिर है प्रतिसंभरण चाप, ये जो था फीडबैक लूप मैकेनिज्म, ये जो है 1940 से लेकर 1950 के बीच में इसका कॉन्सेप्ट आया था। फिर है कानून की उचित प्रक्रिया। तो कानून की उचित प्रक्रिया यानी कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये जो है अमेरिका के संविधान में जो 5वां और 14वां संविधान संशोधन हुआ था, यानी कि 1791 और 1868 में जो सब संशोधन हुआ था, उससे जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट आया था। तो अगर हम देखें ईयर वाइज तो सबसे पहले आ जाएगा जो है विधि का शासन यानी सेकंड, फिर 4, फिर थर्ड और फिर फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है कि निम्नलिखित पुस्तकों को उसके प्रकाशन के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो अब ये जो नीचे जो पुस्तक लिखा गया है उसको ईयर वाइज आपको क्या करना है, बताना है कि किस ईयर में उसको लिखा गया है। तो पहला है द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज। तो ये जो है 1960 में लिखा गया था, 1960 में ऑमन एंड कोलमैन के द्वारा। फिर है द पॉलिटिकल प्रोसेस, ये जो है 1953 में लिखा गया था डेविड ईस्टन के द्वारा, द पॉलिटिकल प्रोसेस। फिर है मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट। तो मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट जो है 1971 में एलन बॉल के द्वारा लिखा गया था। फिर एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। तो एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट 1966 में लूसियन पाई के द्वारा लिखा गया था। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले जो पुस्तक लिखी गई वो लिखी गई द पॉलिटिकल प्रोसेस, यानी कि 3। तो ऑप्शन ये जो है डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 3 फिर 2 नहीं, तो ऑप्शन नंबर जो सही होगा इसमें जो है ऑप्शन मैच नहीं कर रहा कोई। ठीक है, तो इसमें कोई ऑप्शन मैच नहीं करेगा। पहले क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए 3, फिर उसके बाद फर्स्ट 3 पहला, फिर उसके बाद जो है चौथा और उसके बाद दूसरा। तो इसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो ये जो है ये क्वेश्चन जो होगा वो चैलेंजेबल था उस ईयर में, तो ऑप्शन नहीं दिया गया, लेकिन यही सही है। तो दी पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज 1960 में लिखा गया था, द पॉलिटिकल प्रोसेस 1953 में, मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट 1971 में, और एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट ये 1966 में पुस्तक लिखी गई है। फिर है क्वेश्चन नंबर 20। नीचे जो है राजनीतिक व्यवस्थाएं बताई गई हैं और उस दूसरी तरफ जो है देश दिया गया है। तो पहला है संघीय अध्यक्षीय गणतंत्र, यानी कि फेडरल प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ का है, यूएस का कॉन्सेप्ट है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन 4 लिख दे रहा हूँ। फिर उसके बाद संघीय संसदीय गणतंत्र, ये जो है भारत का प्रोसेस है, यानी भारत में ये अप्लाई होता है। एकात्मक संसदीय राजतंत्रीय, ये जो है ब्रिटेन का है, यानी कि अच्छा भारत फर्स्ट है ना, तो भारत का 1। तो और ये क्या है, एकात्मक संसदीय राजतंत्रीय, तो ये जो है यूके का है, यानी कि ऑप्शन ये हो जाएगा सेकंड, इंग्लैंड। अध्यक्षीय संसदीय गणतंत्र, तो ये जो है जर्मनी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इस प्रकार का गवर्नमेंट वहाँ पे, राजनीतिक व्यवस्था वहाँ पे।
तो पहले का हो जाएगा, ए का हो जाएगा 4, संघीय अध्यक्षीय और गणतंत्र, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, तो ए का हो जाएगा 4 और बी का होगा 1 और सी का हो जाएगा सेकंड और डी का हो जाएगा थर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव था वो लाहौर अधिवेशन में पारित किया था। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में प्रतिपादित किया? तो भारतीय संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती केस में दिया था। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, प्रोटेम स्पीकर का क्या कार्य है? तो प्रोटेम स्पीकर का कार्य है कि ऑप्शन नंबर सी, सदस्यों को शपथ दिलवाना तथा नियमित स्पीकर के चुने जाने तक उसका कार्यभार संभालना। तो एक टर्म होता है कि प्रोटेम स्पीकर, तो ये जो है क्या करेंगे, मेंबर्स को शपथ दिलवाएंगे और जब तक कि स्पीकर का इलेक्शन नहीं होता या चयन नहीं होता तब तक उसके कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सी संस्था की अध्यक्षता एक गैर सदस्य करता है? तो अगर आप देखो तो लोकसभा में जो है जो अध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा के ही मेंबर होते हैं, विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो विधानसभा के ही मेंबर होते हैं। अब जो ऐसी संस्था जिसमें गैर सदस्य होते हैं वो होते हैं राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं और वो राज्यसभा के जरूरी नहीं कि मेंबर हों। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, सही। आगे क्वेश्चन नंबर 25, तो क्वेश्चन नंबर 25 पे आ चुके हैं हम लोग। तो पहला है, एक तरफ जो है आर्टिकल्स दिए गए हैं और दूसरी तरफ उससे रिलेटेड चीज़ें दी गई। तो पहला पूछा गया आर्टिकल नंबर 14, तो आर्टिकल नंबर 14 जो है समानता का अधिकार देता है, यानी कि इक्वलिटी ऑफ लॉ। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा जो ए का दूसरा। फिर है आर्टिकल 39, यानी कि धारा 39, तो धारा 39 जो है वो जीवन यापन के लिए उपयुक्त साधनों की बात करता है, तो ये हो जाएगा पहला। फिर धारा 368, तो 300 आर्टिकल नंबर 368 ये राष्ट्रपति शासन की बात करता है, राज्य में राष्ट्रपति शासन की बात करता है, तो ये हो जाएगा 3। उसके बाद धारा 356, नहीं सॉरी, ये जो धारा 368 जो है 68 जो है ये संविधान में संशोधन की बात करता है, तो ये हो जाएगा 4, संविधान के संशोधन की बात करता है। और 356 जो है राष्ट्रपति शासन की बात करता है, तो ये हो जाएगा 3। तो इस तरह से मैच कराएंगे तो आपको बैठेगा ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का 4 और डी का थर्ड, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 26, एक तरफ जो है अधिकारी है और दूसरी तरफ वो शपथ के बारे में बात की गई है। तो अगर आप देखो तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो शपथ लेते हैं वो लेते हैं कि संविधान और कानून की मर्यादा बनाए रखना, ये राष्ट्रपति के शपथ में रहता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो शपथ लेते हैं उसमें वो संविधान में विश्वास और आस्था की बात करते हैं। फिर संसद के जो सदस्य हैं वो जो शपथ लेते हैं वो फेथफुल डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी, यानी कि कर्तव्य का निष्ठापूर्ण पालन, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। और केंद्रीय मंत्री जो लेते हैं वो लेते हैं सेक्रेटरी ऑफ ऑफिस, यानी कि पद की गोपनीयता का वो शपथ लेते हैं। तो अगर आप देखो तो ये मैच किसी से नहीं करेगा, तो ये थोड़ा सा चैलेंजेबल क्वेश्चन उस ईयर में ये भी था। आगे
क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं देखो 27 और 28 में थोड़ा सा मुझे डाउट है ऑप्शन में, तो इसलिए मैं उसको नहीं करा रहा हूँ, लेकिन आपको बता देते हैं कि कथन दिया है कानून के शासन का भारतीय संविधान की कई धाराओं में वर्णन किया गया है। सही बात है कि रूल ऑफ लॉ के बारे में कई धाराओं में बताया गया है। कानून का शासन संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है। ठीक है, कानून का जो शासन है वो संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है, ये अब थोड़ा सा डाउटेबल है, तो इसके लिए मैंने इसको छोड़ दिया। फिर कथन निर्देशक सिद्धांत न्याय सीमा के अधीन नहीं है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो जस्टिसेबल नहीं है। सही बात है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जस्टिसेबल नहीं है, आप उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, क्लेम नहीं कर सकते। रीज़न क्या दिया गया है, न्यायिक उद्घोषणा में ने इन्हें मूल ढांचे का हिस्सा बना दिया है, यानी कि जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स हैज़ मेड देम पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। तो इसमें भी मुझे थोड़ा डाउट है, तो ऑप्शन तो ए तो करेक्ट है, लेकिन अब इसमें डाउट है मुझे रीज़न में, तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29, नीचे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त अवधारणाओं को सही क्रम में बैठाइए। तो हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो सबसे पहले आता है वो आता है सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात, यानी कि न्याय की बात सबसे पहले आती है, तो पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा न्याय। फिर आता है स्वतंत्रता की बात, विचार अभिव्यक्ति धर्म विश्वास उपासना की स्वतंत्रता, तो ये हो जाएगा दूसरा जो हो जाएगा स्वतंत्रता यानी लिबर्टी। फिर थर्ड जो होता है वो होता है इक्वालिटी की बात की जाती है। और फिर फोर्थ में हम लोग फर्टर्निटी यानी भाईचारा यानी कि भ्रातृत्व की बात करते हैं। तो इसमें जो है अगर आप देखो तो सबसे पहले फिर सेकंड, फिर जो है सेकंड, फिर फर्स्ट, और फिर जो हो जाएगा थर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। तो इसमें पूछा गया है आपसे कि भारत के राष्ट्रपतियों का सही क्रम बताइए। तो भारत के राष्ट्रपति का सही क्रम बताना है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो फारूकीद्दीन अली अहमद जो हैं वो 1974 से 77 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। ठीक है, फिर जो है वीवी गिरी 1977 से 1969 से 1774 तक राष्ट्रपति रहे। फिर है जाकिर हुसैन, तो जाकिर हुसैन 1967 से 1969 तक राष्ट्रपति रहे। नील संजीवा रेड्डी जो हैं वो 1977 से 1982 तक राष्ट्रपति रहे। ठीक है, तो जो अगर हम देखें तो जाकिर हुसैन सबसे पहले आएंगे, फिर जाकिर हुसैन के बाद वीवी गिरी, तो यानी कि 3, फिर 2, फिर 1 और फिर 4, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 31, निम्नांकित में से कौन सा संगठन सिद्धांत अभिप्रेरणा को प्रोत्साहित करता है। तो आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है कि पद सोपान यानी कि जो हायरार्किकल सिस्टम दिया गया है मैस्लो के द्वारा, वो एक मोटिवेशनल फैक्टर का काम करता है संगठन में, ऑर्गेनाइजेशन में, उसको सपोर्ट करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 32, लोक सेवाओं में सुधार को निम्नलिखित पेंडेंट एक्ट 1883 किससे संबंधित है। तो ये जो एक्ट है वो यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से संबंधित है। फिर है थर्ड, मैक्स वेबर के अनुसार पूर्ण रूप से विकसित नौकरशाही की कुछ विशेषताएं हैं। तो पूर्ण रूप से विकसित नौकरशाही की जो विशेषताएं हैं उनके अनुसार हैं, तो वो पहला है कि पद सोपानिक व्यवस्था, और दूसरा है वस्तुपरक योग्यता आधारित
चैन। तो ऑप्शन नंबर यानी डी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने कहा कि नौकरशाही वह घेरा है जिससे कोई नहीं बच सकता। इस सोपान ज्ञान की सोपान है इसका सोपान ज्ञान की सोपान है। तो ये जो बात है वो मोस्टिन मार्क्स ने कही थी और उन्होंने जो है 4 तरह की नौकरशाहियों के बारे में भी बताया था। आगे क्वेश्चन नंबर 35, उस अवधारणा को पहचानिए जिसका संबंध रिक्स के साला प्रतिबंध से नहीं है। तो बाजार कैंटीन उससे रिलेटेड है, बहुलक आदर्शनात्मक उससे रिलेटेड है, समुदाय विशेष यानी कि क्लेक्ट उससे रिलेटेड है, लेकिन जो है इंडस्ट्रिया यानी कि औद्योगिक शिल्प समाज उससे रिलेटेड नहीं है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल है। तो ये सेल जो है आपकी एक होल्डिंग कंपनी के रूप में जानी जाती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में एक तरफ जो है विचारक है और दूसरी तरफ जो है उनसे रिलेटेड आइडियाज़ के बारे में लिखा गया है। तो आपसे पूछा गया है, आपको मैच कराना है। तो जो WF विलोबी हैं उनके द्वारा जो है प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया। फिर बी एल डी वाइट के द्वारा इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट दिया गया। फिर है एल उर्विक, ठीक है। तो एल उर्विक के द्वारा एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बताया गया। फिर है डवाइड वॉल्डो, तो इनके द्वारा जो है आइडियाज़ एंड इशू इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बताया गया, ठीक है। तो ए का क्या हो जाएगा 2 सेकेंड और बी का हो जाएगा फर्स्ट। ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे एक तरफ जो है आपको रिट्स के बारे में बताया गया है जो आर्टिकल 32 में दिया गया, अनुच्छेद 32 में दिया गया है, और दूसरी तरफ वो क्या वर्णन करता है उसके बारे में आपसे पूछा गया। तो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैवी कॉर्पस। तो ये टू प्रेजेंट द प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ अ पर्सन, तो ये जो हो जाएगा सशरीर उपस्थिति, चौथा इसमें सही है, चौथा से मैच हो जाएगा ये फोर्थ से। फिर है परमादेश। तो परमादेश का मतलब होता है कार्य विशेष के लिए आदेश। तो 3 उत्प्रेक्षण। तो उत्प्रेक्षण जो है वो वैधानिक सत्ता के अधिकार क्षेत्र के बाहर निर्णय को रद्द करना, तो ये उत्प्रेक्षण के अंदर आता है, ठीक है। कस्टडी के बीच में आता है जो कि क्वेश्चनिंग द डिसीजंस बियॉन्ड लीगल, तो ये हो जाएगा सेकंड, ये हो जाएगा सेकंड। फिर है अधिकार पृष्ठता यानी कि क्यूरो वांटो। तो क्यूरो वांटो किसी सत्ता की आदेश से संबंधित है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट। तो मैच कराएंगे अगर इसको तो हम देखेंगे तो ए का 4 बी का थर्ड, ए का 4 बी का थर्ड, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम आगे हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39, इसमें नीचे जो है आपको समितियों के नाम दिए गए, उसको जो है फिर से आपको क्रोनोलॉजिकल वे में बैठाना है। तो ये क्वेश्चन फिर से थोड़ा सा इसमें जो ऑप्शन है वो डाउटेबल है। तो पहला जो है GM वाजपेयी समिति। तो GM वाजपेयी समिति जो है वह 1955 में बनी थी, ठीक है। GS वाजपेयी समिति। फिर है अशोक मेहता समिति। ये जो है अशोक मेहता समिति 1977 में बनी थी। फिर है संथानम कमिटी। तो ये जो है 1962 में बनी थी, 1962। फिर कोठारी कमेटी, ये जो है 1964 से 1966 तक क्रियाशील थी। तो अगर आप देखोगे तो सबसे पहले होना चाहिए फर्स्ट, फिर होना चाहिए सेकंड, फिर फोर्थ और फिर होना चाहिए थर्ड। तो फर्स्ट कहीं पे भी फर्स्ट, सेकंड,
4। तो ये जो ऑप्शन है इसमें जो है डी में वो थर्ड की जगह 4 होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा डाउटेबल क्वेश्चन है, मतलब कि ऑप्शन के थ्रू, तो इसको छोड़ दिया जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 41। नव यथार्थवाद का प्रणेता कौन था? तो नव यथार्थवाद का जो प्रोपाउंडर थे वो थे जॉन मेशाइमर। फिर है 42। प्रपत्र त्रुटि संभावना की अवधारणा किससे जुड़ी हुई है? यानी कि द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी इज एसोसिएटेड विथ न्यूक्लियर वेपन्स, आणविक हथियारों से, न्यूक्लियर वेपन से। नव यथार्थवाद में राज्य के व्यवहार की प्राथमिक व्याख्या किसके अंतर्गत है? तो नव यथार्थवाद में राज्य की प्राथमिक व्याख्या जो है राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत है। फिर क्वेश्चन नंबर 44। एजेंडा फॉर पीस किसने प्रस्तावित किया? तो एजेंडा फॉर पीस जो है बुस्टरस घाली के द्वारा दिया गया था, और ये कब दिया गया? 1992 में दिया गया। आगे 45वां जो क्वेश्चन लिखा गया है वो है कि इस्लामाबाद में वर्ष 2004 में आयोजित यानी सार्क सम्मेलन में निम्न की रचना करने की सहमति दी गई। तो यहाँ जो है दक्षिण एशिया में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र के बारे में बात किया गया था। ठीक, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 47। तो इसमें जो है कथन दिया गया है कि ख्रुश्चेव ने शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का सिद्धांत प्रस्तावित किया। ये तो कथन सही है, लेकिन अब जो इसमें कारण दिया गया ना कि न्यूक्लियर जो वॉर्स होते हैं उसको जीता नहीं जा सकता, न्यूक्लियर वॉर इज अनविनेबल, तो अब उसमें मुझे डाउट है, तो उसको मैंने छोड़ दिया। इसलिए आगे क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में नीचे जो है आपको समूह दिया गया है, यानी कि संगठन दिया गया है, उसको आपको क्या करना है? क्रोनोलॉजिकल वे में बैठाना है। तो पहला है आसियान। तो आसियान का जो फॉर्मेशन था वो हुआ था 1967 में। आसियान 1967 में बना था। ओपेक जो है 1960 में बना था, 1960 में। फिर है अपेक जो है 1989 में बना था, और जो सार्क है वो 1985 में बना था। तो इस तरह से अगर हम देखें तो सबसे पहले होगा ओपेक यानी कि 2, फिर जो है फर्स्ट, फिर जो है अपेक। तो ऑप्शन जो है इसमें दूसरा सही हो जाएगा। तो पहले तो हो जाएगा ओपेक, फिर हो जाएगा आसियान, फिर हो जाएगा सार्क, और फिर हो जाएगा अपेक। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 की। तो इसमें जो है एक तरफ प्रधानमंत्रियों का लिस्ट दिया गया है और दूसरी तरफ उनके द्वारा दिए गए सिद्धांत या किए गए कार्यों के बारे में दिया गया है। तो पहला है पीवी नरसिम्हा राव। तो पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा जो है लुक ईस्ट पॉलिसी के बारे में बात की गई थी कि पूर्व की ओर देखो, जिसको 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कन्वर्ट कर दिया था। फिर है मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई के समय विशुद्ध गुट निरपेक्षता यानी कि जेन्युइन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को समर्थन दिया गया था। फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने पोखरण जो परमाणु बम विस्फोट के बारे में था वो उनके समयकाल के दौरान में परीक्षण किया गया था। फिर राजीव गांधी ने 6 राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण पहल का समर्थन किया था। तो इस प्रकार से मैच करेंगे अगर, तो ए का 3rd और बी का 4, ए का 3rd और बी का 4, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। अब है फिर से लिस्ट दिया गया है और उसको मैच कराना है। तो यहाँ पे लिखा गया है कार्ल वॉन क्लाजेविट्ज़। तो क्लास वॉन क्लाजेविट्ज़ ने जो है तीसरा जो पॉइंट है युद्ध राजनीति को और तरीकों से जारी रखना, ये बताया था। फिर है हैरोल्ड मैकिंडर। तो हैरोल्ड मैकिंडर ने केंद्र स्थल
सिद्धांत को दिया था, पहला हो जाएगा। केनेथ वॉल्टर्स, तो केनेथ वॉल्टर्स ने जो है वो स्ट्रक्चरल रियलिज्म यानी कि संरचनात्मक यथार्थवाद के बारे में बात की है। फिर है थॉमस शेल्बी, तो थॉमस शेलिंग जो है उन्होंने कन्फ्लिक्ट इंक्लेशन यानी कि कलह वृद्धि के बारे में बात की है। तो यहाँ पे अगर मैच करें तो ए का जो हो जाएगा थर्ड और बी का फर्स्ट, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर और डी का सेकेंड। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी एक पेपर और हमने सॉल्व कर लिया।